हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में स्वागत है। 10th क्लास का हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका आज नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो बता देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डिफरेंट उनके बारे में भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एलोट्रोप्स होते क्या हैं। अगर आपको एलोट्रोप्स पता है तो आपको आगे का जो प्रोसेस होगी या आगे का जो वीडियो होगा वो आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी ऐसा एलिमेंट जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीरियंस, दिखने में अलग अलग होती हैं वो, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टी भी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है। कटोरी होती है, चम्मच होती है, ग्लास होता है, चाय बनाने का पतीला होता है, कढ़ाई होती है, ये बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी वो दिखने में अलग अलग होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस जो होती है उनकी अलग अलग होती है, लेकिन वो बने किसके हैं, स्टील के हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं वो, यानी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस और प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। अब एलोट्रोप में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनको जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हम बनाते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। और जैसे मिश्री वगैरह होती है, आपका नमक होता है, ये सब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। कैसे, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की, इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो क्या होता है, डेफिनेट एंगल में क्या होता है, अरेंज होता है। कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट एंगल में अरेंज होते हैं। यानी एक कार्बन, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन जो एंगल बना रहे हैं, सेम एंगल इनके बीच होगा, सेम एंगल इनके बीच और सेम एंगल इनके बीच। अब इस कार्बन से भी जब 4 कार्बन अलग से जुड़ेंगे इस तरीके से, तो इनके बीच भी क्या होगा, एंगल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। उनको हम एमॉर्फस भी बोल सकते हैं। तो एमॉर्फस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप, यानी ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ जिसकी क्या नहीं होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और वो क्लियर नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, एक है इसका एग्जाम्पल डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है फुलरिन। इसके बाद जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें क्या होगा, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कोल, कॉक, वुडन चारकोल, एनिमल चारकोल, लैम्प ब्लैक और कार्बन गैस। लैम्प ब्लैक जो होता है वो हमारा क्या होता है, काजल, ठीक है। बाकी आप सब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। कोल क्या होता है, कोयला। कॉक क्या होता है, चारकोल। कोक क्या होता है, कॉक को कोक ही बोला जाता है। और वुडन चारकोल मतलब जो लकड़ी से मिलने वाला जो चारकोल होता है उसको हम वुडन चारकोल बोलते हैं। एनिमल से मिलने वाला चारकोल क्या होता है, एनिमल चारकोल, ये हमारा काजल होता ही है। और ये है गैस कार्बन, ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसमें एंगल जो होता है कार्बन के बीच वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसमें कोई डेफिनेट एंगल नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और कोई क्लियर शेप भी इनकी नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल हमने क्या देखे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और इनके एग्जाम्पल हमने क्या देखे, कोल, कॉक, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक और गैस कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार।
एलोट्रॉप इन विच कार्बन एटम्स अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, यानी ऐसे एलोट्रॉप जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, डेफिनेट बॉन्ड एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे डायमंड का। तो देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 3 डायमेंशियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। कैसी होती है, 3 डायमेंशियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो कार्बन पाया जाता है वो कौन सा होता है, डायमंड होता है। और जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो भी हमारा क्या है, डायमंड है। यानी अर्थ पे सबसे प्योर फॉर्म में जो कार्बन पाया जाता है वो किस में प्रेजेंट होता है, डायमंड में होता है। और अर्थ के ऊपर सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है वो कौन सा होता है, डायमंड ही है। इसके बाद आता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डायमंड होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये नॉन कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री एंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्री एंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आने की कैपेसिटी होती है और जब इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसका एक भी एंड फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास कहाँ से होगी, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यदि इसमें एक बॉन्ड यहाँ नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता और वहाँ से क्या हो जाती, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। तो क्या होते हैं, डायमंड क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 डायमेंशियल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन अ स्ट्रक्चर, यानी जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क फैला हुआ होता है। और यही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेटवर्क होता है ये किस तरीके का होता है, 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो डायमंड होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 3843 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये क्या होता है, मेल्ट होता है। इसके बाद आता है जो डायमंड होता है इसको सिंथेसाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी डायमंड जो है वो आपको डायरेक्ट अर्थ से नहीं मिलता है। जो हमारा प्योर कार्बन होता है उसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या करते हैं, डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये कार्बन है, इसके साथ ये क्या होगा, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। अगेन ये जो कार्बन है ये कार्बन फिर से 4 कार्बन से जुड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर होती है डायमंड की, यानी एक कार्बन जो होता है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगेन ये जो कार्बन होगा ये भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये कार्बन जो होगा ये भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन होगा ये भी 4 कार्बन से, यानी इसके अंदर हर कार्बन क्या होगा, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये होती है डायमंड की स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो डायमंड होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की ये, और सबसे हार्ड होता है नेचर के अंदर। इसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये। 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। और डायमंड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या किया जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज करके इसको क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। इसके यूजेस क्या है, ग्लास कटर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और ऐसी मशीनरी जो क्या करती है, रॉक्स को और स्टोन को काटने का काम करती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फोनोग्राम की जो निडल होती है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और जो जेम्स और ज्वेलरी होती हैं उनमें, उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया
जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? ग्रेफो से लिया गया है, और ग्रेफो का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वो देख लेते हैं। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी एक जो कार्बन एटम होता है वो 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इन द सेम प्लेन मेकिंग हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, यानी सेम प्लेन के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा और वो क्या बनाएगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। एक बार आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखिए, ये एक कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बन 1 कार्बन 2 और 3, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो कार्बन है ये भी क्या होगा? 1 2 और 3 से जुड़ा होगा। इसका मतलब हर एक कार्बन क्या होगा? एक अलग 3 अलग अलग कार्बन एटम से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, और वो क्या बनाएगा? सेम प्लेन में जुड़कर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद आता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ आपको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इससे 3 ही कार्बन अटैच हो रहे हैं। तो एक एंड इसका जो फ्री होता है वो क्या करता है? दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, और ये कैसी होती है? रेगुलर हेक्सागोनल शीट होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो शीट होती है ग्रेफाइट की, ये क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं। ये बहुत हार्ड नहीं होता है, ड्यू टू वीक बॉन्ड एंड मोर डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कमज़ोर बॉन्ड होते हैं इनके अंदर। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, और क्या होता है? इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। 2 लेयर के बीच में गैप ज़्यादा होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक लेयर है, लेयर ए, और ये लेयर है बी। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी। तो ये जो ज़्यादा गैप है और जो वीक बॉन्डिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है? ये जो लेयर होती है ये एक दूसरे पे क्या करती हैं? स्लिप करती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी जब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसके पास मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बताया गया आपको कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक एंड इसका क्या होगा? फ्री होगा। और इसका जब एक एंड फ्री होगा तो वहाँ क्या होगा? वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और वो सिरा उसका क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होगी। इसलिए क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्ट एंड ग्रेशी सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट, ये सॉफ्ट होता है और ग्रे कलर का होता है। ठीक है, स्मूथ एंड ब्लैक स्लिपरी सब्सटेंस, और ये इस सब्सटेंस की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? ये स्मूथ भी होता है और ब्लैक स्लिपरी सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा पेंसिल की नीडल को जब आप हाथ से उसको छूते हो तो आपके हाथ पे पेंसिल का कलर लग जाता है। इसका मतलब वो इतना सॉफ्ट है कि वो आसानी से अपना कलर क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक है, तो यानी ये ब्लैक स्लिपरी सब्सटेंस होता है। इसके यूजेस क्या क्या है? जो ग्रेफाइट है इसका यूज़ किस में किया जाता है? पेंसिल में इसका यूज़ किया जाता है, और जो हमारे ड्राई सेल आते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज ड्राई लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्नेहक। ठीक है, तो स्नेहक आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जब हम डीजल पेट्रोल तो डालते ही डालते हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही थिक ऑयल भी डाला जाता है। ठीक है, मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, जो भी गाड़ियाँ होती है, हैवी व्हीकल होते हैं, उन सब में क्या किया जाता है? ये लुब्रिकेंट डाला जाता है। और ये लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? ये 2 सरफेस के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको क्या करने का काम करता है? कम करने का काम करता है, जिससे क्या होता है? मशीनरी के पार्ट जो होते हैं वो घिसते नहीं है। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है? लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स,
जो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो आयरन थिंग्स होती हैं, आयरन की जो भी चीज़ें होती हैं उन पर क्या किया जाता है, इसी की पॉलिश की जाती है। यानी जितनी भी आयरन थिंग्स होती हैं उन पे आपने देखा होगा, जब हम आयरन की कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो उसके ऊपर से आपको, आप जब उसको छूते हो तो उसको कुछ अलग से, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मटेरियल आपके हाथों पे लग रहा है, तो वो क्या होता है हमारा, यही ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, यूज एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर। जो न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में, यानी उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल होती है, यानी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम देखते हैं अब फुलरिन। बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुलरिन। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट हमने देख लिया है, अब देखते हैं फुलरिन। फुलरिन की स्ट्रक्चर जो होती है वो बिल्कुल किसके जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। यानी हमारी जैसी फुटबॉल होती है, सेम उसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये फुलरिन की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद जो अमेरिकन आर्किटेक्चर थे उनका नाम क्या था, बकमिंस्टर फुलर, और उन्हीं के रेस्पेक्ट में क्या किया गया, इसका नाम फुलरिन रखा गया है। ठीक है, और जो फुलरिन होता है उसमें C60 और C70 या इससे ज़्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं। यानी एक जो फुलरिन होगा उसके अंदर लगभग 60 कार्बन, 70 कार्बन या इससे ज़्यादा कार्बन एटम भी हो सकते हैं एक फुलरिन के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो स्टेबल फुलरिन होती है वो कौन सी होती है, जिसमें कार्बन 60 होते हैं। ठीक है, और इस फुलरिन को क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरिन कहा जाता है। यानी ऐसा फुलरिन जिसके अंदर कार्बन एटम्स के नंबर कितने हो, 60 हो, उसे हम क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन। और ये जो बकमिंस्टर फुलरिन होती है इसमें क्या होता है, 60 कार्बन तो होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फेसेस होती हैं वो कितनी होती है, 32 फेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इन 32 में 20 फेसेस तो होती हैं हेक्सागोनल, यानी 6 आर्म वाली, जैसे ये हेक्सागोनल है हमारी स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक है, और 12 जो फेसेस होती हैं वो पेंटागोनल होती है इस तरीके से। ठीक है, क्या हुआ, 20 फेसेस हेक्सागोनल और 12 फेसेस कैसी हुई हमारी, पेंटागोनल, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बक्की बॉल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कोई भी एंड इसका फ्री नहीं होता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम इसकी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड एंगल की डिस्टेंस होती है। अब जैसे हमने ग्रेफाइट का यूज़ देखा, जैसे हमने डायमंड का यूज़ देखा, उसी तरीके से फुलरिन के भी कुछ यूजेस होते हैं, वो देख लेते हैं। जो फुलरिन होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस के प्यूरिफिकेशन में किसका यूज़ किया जाता है, फुलरिन का यूज़ किया जाता है। इन मॉलिक्यूलर बियरिंग, जो मॉलिक्यूलर बियरिंग होती है उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, फुलरिन का यूज़ किया जाता है। और ये सुपर कंडक्टर ऑफ हाई टेम्परेचर होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इस टॉपिक हमारा आता है सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़फुल इन डेली लाइफ। यानी हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने, और इसको क्या कहा जाता है, फ्रेयॉन्स भी कहा जाता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं या फ्रेयॉन्स होते हैं, ये आखिर होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जो फ्रेयॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स होते हैं। और ये एक ऐसा कंपाउंड होते हैं, देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम जो होता है वो किसके साथ, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ लिंक करता है, जुड़ता है, और क्या बनाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेयॉन्स।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, सिंथेसिस ऑफ फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स कैसे तैयार किए जाते हैं या कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जो फ्रेयॉन्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमारा चाहिए होता है क्या, CCl4, उसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए टेट्रा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर Cl4 है, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, HF के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, SbCl5। जो ये SbCl5 होता है इसका नाम क्या होता है, एंटीमोनी पेंटा क्लोराइड, ठीक है। जो ये एंटीमोनी पेंटा क्लोराइड है इसकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्या होगा, इसमें जो एक क्लोरीन प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, देखिए आपको खोल के दिखाती हूँ। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। क्या जुड़े हैं, 4 क्लोरीन जुड़े हैं, और प्लस में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे हमें पता है कि पॉजिटिव साइन होता है और फ्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पर हमारा क्या नेगेटिव साइन है और यहाँ हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे, यानी ये जो Cl होगा ये एक Cl यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसके पास कितने Cl बचेंगे, 3, कितने आ गए, Cl3। अब कार्बन एक है ही, हो गया। अब ये जो फ्लोराइड है ये यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CCl3F। ये क्या बन जाएगा, हमारा फ्रेयॉन। क्या बनेगा ये हमारा फ्रेयॉन, और इसका नाम क्या होगा, फ्रेयॉन 11, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो और फ्रेयॉन्स है उनका फॉर्मेशन भी एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो फ्रेयॉन 1, 2 या फ्रेयॉन 12 कैसे बनेगा वो देखते हैं। सेम हमारे पास जो फ्रेयॉन 11 आया है उसकी रिएक्शन हम दोबारा से क्या करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, CCl3F। ये हमारा क्या है, फ्रेयॉन 11, या इसका नाम क्या हो सकता है, कार्बन ट्राई क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, या फिर ट्राई क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या हो सकता है, ट्राई क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है, फ्रेयॉन 11 इसका नाम है, और इसको हम वैसे IUPAC नाम इसका क्या होगा, ट्राई क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो अगेन वही प्रोसेस होगी, एक Cl निकल के इसके पास चला जाएगा और ये फ्लोराइड इसके पास आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, CCl2। देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि एक फ्लोराइड आकर यहाँ जुड़ेगा और ये एक क्लोरीन जो होगा वो जुड़ जाएगा इसके साथ। तो कैसे होगा, हमारे पास क्या है, CCl और यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड है हमारे पास। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये फ्लोराइड अगेन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो F2 हो गया हमारा, ठीक है, और Cl भी कितना बच गया, 2, कितना बच गया, 2, प्लस क्या आ जाएगा, HCl, और क्या बन जाएगा हमारा ये फ्रेयॉन 12, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा फ्रेयॉन 12 बना है उसके बाद हमारे पास 2 फ्रेयॉन और आते हैं, फ्रेयॉन 112 और फ्रेयॉन 113। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CNG एंड LPG, ठीक है। तो जो CNG होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ के अंदर
बहुत ज़्यादा गहराई में क्या होता है, हमें ब्लैक कलर का एक लिक्विड मिलता है। जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो इसकी जो ये गहराई होती है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, ये होता है हमारा पेट्रोलियम। ठीक है, और इस पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर की तरफ कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, किसकी, गैसेस की। ठीक है, कुछ लेयर पाई जाती हैं गैसेस की। और ये जो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो क्या होता है, पेट्रोलियम निकालते समय साथ साथ क्या निकलती है, ये जो पेट्रोलियम के ऊपर जो गैसेस होती हैं ये भी क्या करती हैं, बाहर आती हैं। और ये होती हैं हमारी कौन सी गैसेस, नेचुरल गैसेस। ठीक है, इन नेचुरल गैसेस को क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है हाई प्रेशर पे, और इसी वजह से इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। ठीक है, अब ये जो पेट्रोलियम है हमारा, इस पेट्रोलियम को जब शुद्धिकरण किया जाता है, यानी इसमें प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स को जब अलग किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होता है, कुछ गैसेस इसमें से भी रिलीज़ होती हैं, इस पेट्रोलियम में से भी। और यही जो गैसेस होती हैं इनको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर देकर लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं इस तरीके से, इन बॉयलर में इन पेट्रोलियम को डाल दिया जाता है। ठीक है, इस पेट्रोलियम को जब इस बॉयलर में डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, अलग अलग सब्सटेंस इसमें से अलग अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक सबसे कम टेम्परेचर पे जैसे गैसेस अलग होगी, फिर लिक्विड अलग होगा, फिर उसमें कुछ सॉलिड बच जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, ये सारे अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो ये गैसेस होती हैं इनको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और ये जो गैसेस होती हैं इनको क्या किया जाता है, अलग से बड़े कंटेनर में रख कर इसको हाई प्रेशर देकर इसको क्या कर दिया जाता है, इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इन गैसेस को हम, पेट्रोलियम से मिलने वाली गैसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस। ठीक, तो सीएनजी होती है वो मीथेन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, जबकि जो हमारी एलपीजी होती है वो हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो सीएनजी गैस होती है उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर अगर कार्बन नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या नहीं करेगा, जो आपने देखा होगा कई बार जब हम किसी गैस को जलाते हैं या फिर आपकी जब गैस ख़त्म होने वाली होती है उस समय आपके बर्तन काले होने लग जाते हैं गैस के ऊपर, तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में आपकी एलपीजी होने के कारण वो कार्बन नीचे की तरफ जमना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में जब वो कार्बन बाहर आता है तो वो क्या करता है, हमारे पतीलों को ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो एलपीजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन। जो सीएनजी होती है वो हल्की होती है कंपेयर टू किसके, एलपीजी के। अब हल्की होने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मेरे पास 2 सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक में एलपीजी है और एक में सीएनजी है। ठीक है, एक्सीडेंटली इसमें से भी गैस निकलना स्टार्ट हो गई और इसमें से भी गैस निकलना स्टार्ट हो गई, तो ये हल्की होने के कारण, ये सीएनजी है, ये हल्की होने के कारण क्या होगी, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। ठीक है, और ये जो एलपीजी है ये भारी होने के कारण क्या करेगी, नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देगी, यानी हमारी जो अर्थ है या ग्राउंड जो हमारा है उस पर ये जमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बाई चांस वहाँ कहीं भी अगर आग होगी, फायर होगी, तो क्या होगी, जो एलपीजी होगी वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है कंपेयर टू किसके, सीएनजी के, क्योंकि ये हल्की होती है और एनवायरनमेंट में पूरे फैल जाती है, इस वजह से ये फायर कैच नहीं कर पाती है और ये बहुत जल्दी कैच कर लेती है। इसका मतलब जो सीएनजी हो गई वो लाइटर होती है हमारी, और जो एलपीजी होती है वो हैवियर होती है।